आज हम लोग देखेंगे कल का जो बचा था, इंटीग्रेशन है ना। तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे कल? S3, SNS और SQS है ना। कल जो प्रॉब्लम हुआ था ना हमारा, S3 और SNS हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, यस्टरडे व्हाट वाज द प्रॉब्लम? S3 नोटिफिकेशन टू SNS सेट नहीं हो पा रहा था ना। वो क्यों नहीं सेट हो पा रहा था? क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों ये जो क्रिएट किया था, वो .FIFO किया था है ना। SNS टॉपिक जो क्रिएट किया था वो .FIFO किया था है ना। FIFO, इसके कारण वो सेट नहीं हो रहा था। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको चेंज किया तो FIFO रिमूव कर दिया है ना, एंड रेस्ट वाज वर्किंग फाइन है ना। तो दैट वाज द ओनली थिंग विच वी वेयर सपोज टू डू इन दिस। और उसको क्या करेंगे, SQS के साथ इंटीग्रेट करेंगे ना। समझ में आएगा ये? व्हाट वाज द रॉन्ग, वेयर आई वाज रॉन्ग? जो आपका टॉपिक था SNS टॉपिक, वो .FIFO था। वो FIFO नहीं चाहिए था मुझे मुझे कौन सा चाहिए था? स्टैंडर्ड टॉपिक चाहिए था। कौन सा चाहिए था? स्टैंडर्ड। तो ये सेम प्रैक्टिकल मैंने कल, इट इज वर्किंग नाउ। तो अगर मैं लॉगिन करके दिखाऊँ आपको। MFA कोड क्या है? 963 यार। एक मिनट होल्ड करना। तो देखिए, मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे हमने क्या किया था, वी वर क्रिएटेड S3 बकेट। व्हाट वाज द नेम ऑफ S3 बकेट? इफ आई से डायरेक्टरी बकेट। अरे कहाँ चला गया भाई? S3, यस। तो हमने बकेट कौन सा किया था? टेस्ट बकेट है ना। और इसको इंटीग्रेट किया था किसके साथ? इसको इंटीग्रेट किया था नोटिफिकेशन है ना। तो ये देखो, टेस्ट इवेंट JPG, ये SNS नोटिफिकेशन है। हमने यहाँ पे सेंड किया था। हमारा SNS टॉपिक कौन सा है? टेस्ट SNS टॉपिक, राइट। और मैंने यहाँ क्या मेंशन किया था, अगर कोई JPG फाइल आता है तो नोटिफिकेशन सेंड हो SNS टॉपिक के ऊपर। ओके। और जब हम लोग SNS टॉपिक में जाते हैं,
तो यहाँ पे देखिए एक एसएनएस टॉपिक क्रिएट किया है। एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में एक हमारे पास टॉपिक रहेगा, दिस इज द टॉपिक यू हैव। और इसको क्या पॉलिसी दिया था हमने, सो वी वेयर अलाउड दिस पॉलिसी। तो दिस इज द नेम ऑफ एसएनएस टॉपिक, और इसको कौन एक्सेस करेगा, इसको ये बकेट एक्सेस करेगा, है ना। और फिर हमने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड एसक्यूएस एज वेल। और एसक्यूएस को क्या पॉलिसी मिला था, एसक्यूएस को पॉलिसी मिला था, तो इफ आई गो टू द, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ एसक्यूएस। तो एसक्यूएस को कौन एक्सेस करेगा, एसक्यूएस को एक्सेस करेगा एसएनएस टॉपिक। दिस इज, हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है ये चीज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या था, जो आपने यस्टरडे कल क्रिएट किया था ना, एफ आई एफ ओ क्यू एसएनएस का, वो नहीं क्रिएट करके स्टैंडर्ड क्यू क्रिएट करना है ना। तो अगर मैं एसएनएस में जाता हूँ और आपको बताता हूँ, इफ यू गो टू द सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में आपका एफ आई एफ ओ क्यू जो रहता है, एफ आई एफ ओ टॉपिक जो रहता है, उसको डॉट एफ आई एफ ओ लिखा रहता है, ये स्टैंडर्ड टाइप का है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं S3 बकेट में कुछ अपलोड करता हूँ, क्या अपलोड करूंगा, जेपीजी फाइल, क्योंकि हमने कौन सा फाइल बताया है, जेपीजी वाला ही बताया है। कौन सा फाइल अपलोड करेंगे हम लोग, विल अपलोड, आई विल अपलोड बीच डॉट जेपीजी, है ना। जैसे ही मैंने बीच डॉट जेपीजी अपलोड किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे बेसिकली क्या मिलना चाहिए, एसक्यूएस में एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। ओके, तो बेसिकली मैं जाऊंगा सेंड एंड रिसीव मैंने मैसेज में, आपको मैसेज क्या करना है, पोल करना है। तो देखो एक मैसेज आया है, कब आया है, 13 तारीख को, है ना। इफ आई ओपन दिस मैसेज, दिस इज द नोटिफिकेशन। ओके, क्या नोटिफिकेशन कर रहा है, आपको जो मैसेज आया है वो एसएनएस टॉपिक के थ्रू आया है, और सब्जेक्ट क्या है, Amazon S3 नोटिफिकेशन, एंड दिस इज द मैसेज व्हाट इट डिलीवर्स, राइट, टू एसक्यूएस। तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आया है वो S3 ने जनरेट किया, जब हमने जेपीजी फाइल अपलोड किया। क्या किया, वी हैव अपलोडेड जेपीजी फाइल हियर। जब जेपीजी फाइल अपलोड हुआ तो इसने एसएनएस को ट्रिगर किया, और एसएनएस ने किसको ट्रिगर किया, एसक्यूएस को। और एसक्यूएस में आप क्या देख सकते हो, मैसेज पोल कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोल मैसेज। अभी देखिए इसका जो स्क्रिप्ट है ना आपके पास, आपको कहाँ से लेना है, तो व्हाट आई विल डू, गिटहब, ये मेरा गिटहब रिपोजिटरी है। यहाँ पे अगर आप जाओगे रिपोजिटरी में, तो यहाँ पे आपको AWS प्रोजेक्ट्स नाम से कुछ मिलेगा। ओके, अब ये पब्लिक है AWS ना? प्रोजेक्ट्स, हाँ बोलिए ना। सर पब्लिक है ना ये? हाँ ये पब्लिक है, मैं आपको ये दे देता हूँ, ओके ओके सर। S3 इवेंट्स, है ना। इसमें से readme.md फाइल आपको ओपन करना है ना, तो ये मैं आपको दे देता हूँ। ओके सर। दिस इज अ पब्लिक रिपोजिटरी, आप कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो इसमें, मतलब यू कैन डाउनलोड द थिंग। यस सर, यस। यस। और मैं इसे क्या बोलूँगा, कौन सा फाइल था आपका, readme.md। दिस फाइल यू वांटेड टू व्यू, राइट, क्लियर है राहुल। सर अब आपको देखना है किनेसिस, देखना है, क्या देखना है, किनेसिस।
हम लोग क्या देखेंगे, किनेसिस देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रोवाइड्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा। डेटा का आप लाइव स्ट्रीमिंग देते हो यहाँ पे, है ना। किनेसिस क्या करता है, डेटा का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है। अब डेटा का लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंस्टॉल किनेसिस, राइट। अब तो किनेसिस इंस्टॉल करने के लिए यह देखिए किनेसिस। तो किनेसिस में कैसा काम करेंगे हम लोग, तो देखिए अमेजोन किनेसिस क्या करता है, डेटा स्ट्रीम आपको देता है। क्या देता है, डेटा स्ट्रीम। तो इसमें दो चीजें आती है, किनेसिस डेटा स्ट्रीम और किनेसिस फायर हाउस, है ना। तो फायर हाउस तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किनेसिस डेटा स्ट्रीम। तो किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्या करता है, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग देता है बिटवीन एप्लीकेशन, है ना। अब ये किनेसिस डेटा स्ट्रीम में कौन डेटा जनरेट करेगा, है ना, कौन जनरेट प्रोड्यूस करेगा। तो आपका कोई सिस्टम जो लाइव टाइम रियल टाइम एप्लीकेशन रन करता है, आपके आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस तरह है मेट्रिक्स एंड लॉग्स भी कर सकते हैं ना, जो डेटा इंजेस्ट कर सकते हैं किनेसिस डेटा स्ट्रीम में। और यहाँ पे आपको कंज्यूम कौन करेगा, तो कंज्यूम एप्लीकेशंस करेगा, लैम्बडा करेगा। अमेजोन डेटा फायर हाउस को भी हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं, ओके। और ये मैनेज सर्विस अपाची फ्लिंक भी यूज कर सकता है। नाउ सी अबाउट डेटा स्ट्रीम। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा इसके अंदर कितने दिन तक रह सकता है, अप टू 365 डेज, है ना। अब ये किनेसिस क्या करता है, किनेसिस से जो डेटा आता है वो कौन कौन क्या कर सकता है, कंज्यूमर उसको रीप्रोसेस कर सकता है। क्या कर सकता है, कंज्यूमर रीप्रोसेस कर सकता है। डेटा किनेसिस से डिलीट होता है क्या, जब तक उसका एक्सपायरी नहीं होता है तब तक डेटा डिलीट नहीं होता है ना। डेटा जब तक एक्सपायर नहीं होगा तब तक डिलीट होगा क्या, नहीं। कितना डेटा रह सकता है, एक डेटा आपका 10 MB तक रह सकता है ना। और इट यूजेस एनक्रिप्शन एज वेल। नेक्स्ट क्या देखेंगे, यस। बेसिकली किनेसिस में हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, शार्ड्स। व्हाट इट यूज शार्ड्स। शार्ड क्या होता है, तो शार्ड होता है फंक्शन। किनेसिस यूज शार्ड, किनेसिस यूज शार्ड, है ना। अब शार्ड इज नथिंग बट द फंक्शन, है ना, इज नथिंग बट शार्ड का मतलब फंक्शन या फिर सिस्टम भी बोल सकते हो। मतलब अगर हमारे पास लिमिटेड डेटा है तो एक शार्ड से भी किनेसिस डेटा स्ट्रीम काम कर सकता है। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है तो हम लोग मल्टीपल शार्ड्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा शार्ड डालोगे तो ज्यादा पैसा आपको लगेगा किनेसिस डेटा स्ट्रीम का, है ना। शार्ड का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द फंक्शंस प्रेजेंट इन द किनेसिस डेटा स्ट्रीम। नाउ सी, आप चूज नंबर ऑफ शार्ड चूज कर सकते हो।
अब शार्ट कितने चूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका डेटा कितना इंजेस्ट हो रहा है किनेसिस के अंदर, है ना। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग एक शार्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, हमको टेस्ट ही करना है ना। लेकिन अगर आपको मल्टीपल शार्ट चाहिए तो डेफिनेटली AWS प्रोवाइड्स मल्टीपल शार्ट्स अंडर किनेसिस डेटा स्ट्रीम। अगर आपका डेटा ज्यादा है तो शार्ट्स आप ज्यादा यूज करो। ओके, हर शार्ट के अंदर आपका जो डेटा जाता है कितना जाता है, 1 MB पर सेकंड और 1000 रिकॉर्ड्स पर सेकंड, है ना। ये क्या करता है, शार्ट गेट्स 1 MB पर सेकंड इन और आउट कितना करता है, 2 MB पर सेकंड आउट। ये बेसिकली क्यों मेंटेन किया गया है, इंजेस्ट डेटा कम होता है, आउट पे ज्यादा जाता है। बेसिकली किनेसिस आपका अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। अगर ज्यादा डेटा इंजेस्ट होगा और कम डेटा रिसीव किया जाएगा तो ये क्या हो सकता है, किनेसिस पे वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे अगर लेस डेटा जाएगा और यू कैन गेट अप टू 2 MB पर आउट, तो किनेसिस आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, राइट। अब इसका स्केलिंग जो होता है, स्केल मैन्युअली टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ शार्ट। इसका ऑटोमेटिक स्केलिंग होता है क्या, नहीं, हमको नंबर ऑफ शार्ट्स ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे अगर हमको किनेसिस का कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, है ना। जब हम लोग किनेसिस क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम वी नीड टू मेंशन शार्ट। टेस्टिंग के लिए हम लोग कितना शार्ट यूज करेंगे, 1। लेकिन अगर ज्यादा शार्ट चाहिए तो यस यू कैन यूज मोर शार्ट्स। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यू पे पर शार्ट प्रोविजन फॉर पर आवर, है ना। तो शार्ट का पर आवर जो कॉस्ट आता है वो आपको पे करना है। नाउ यहाँ पे दो मोड है, एक है प्रोविजन मोड जहाँ पे शार्ट आप स्पेसिफाई करते हो जिसके बारे में अभी मैंने बताया। दूसरा है ऑन डिमांड मोड। अब ऑन डिमांड मोड में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, शार्ट किनेसिस विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। ओके, अब डिफॉल्ट कैपेसिटी प्रोविजन क्या है, 4 MB पर इन, है ना। यहाँ पे कितना है, 1 MB है, तो यहाँ पे कितना है, 4, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 शार्ड ये इंक्लूड करेगा ऑन डिमांड मोड में। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोविजन में आप नंबर ऑफ शार्ड डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली आप टेस्टिंग के लिए कितना लेंगे, 1 शार्ड यूज करेंगे, राइट। नाउ व्हाट आई विल टेल, ये फायर हाउस का आ गया। फायर हाउस हम लोग बाद में देखेंगे, पहला क्या देखते हैं, किनेसिस डेटा स्ट्रीम। अब किनेसिस डेटा स्ट्रीम मैं क्या बोल सकता हूँ, किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्या है, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग बताता है। किनेसिस डेटा स्ट्रीम, तो अगर मैंने कुछ इनपुट किया यहाँ पे डेटा तो आउटपुट पे भी आएगा। डेटा इन किया डेटा, तो डेटा विल गो आउट, है ना, बराबर। तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल इंस्टॉल किनेसिस डेटा स्ट्रीम। अब किनेसिस डेटा स्ट्रीम कैसे इंस्टॉल करेंगे तो देख लीजिए। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट किनेसिस डेटा स्ट्रीम, है ना। अंडर किनेसिस, तो किनेसिस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए किनेसिस डेटा स्ट्रीम कलेक्ट स्ट्रीमिंग डेटा विथ अ डेटा स्ट्रीम। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रीम 1। जब स्ट्रीम क्रिएट करता हो तो यहाँ पे दो मोड है, एक है प्रोविजन मोड और दूसरा है ऑन डिमांड मोड। ऑन डिमांड मोड में शार्ट का कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है, किनेसिस खुद डिसाइड करता है, और प्रोविजन मोड में हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे शार्ट्स कितने हैं, बाय डिफॉल्ट 1। अगर आप 2 रखना चाहते हो तो 2 भी दे सकते हो, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फॉर टेस्टिंग आई विल कीप 1 शार्ट। ओके, ये क्या करता है, राइट कैपेसिटी कितना है, 1 MB पर सेकंड, और राउट्स
रीड कैपेसिटी कितना है 2 MB पर सेकेंड, राइट। और मैक्सिमम रिकॉर्ड साइज, एज रिकॉर्ड का साइज कितना है, तो 1024 KB का है, मतलब 1 MB का है। तो ज्यादा से ज्यादा साइज आप कितना रख सकते हो, 10 MB तक शार्ट रिकॉर्ड का साइज रख सकते हो, है ना। नाउ दिस इज समरी ऑफ व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट डेटा स्ट्रीम। ओके, तो देखिए मेरा डेटा स्ट्रीम क्रिएट हो गया। इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट क्रिएटेड। चलो यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? यस सर। बाकी लोगों को, प्रशांत वगैरह? यस सर। यस सर। चलो ये शार्ट एक्टिव हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है इस शार्ट के अंदर, या बेसिकली किनेसिस डेटा स्ट्रीम के अंदर हम लोग डेटा कैसे इंजेस्ट करेंगे और उसको कैसा देखेंगे। अब इसको डेटा इंजेस्ट करने के लिए व्हाट आई कैन डू, विल एक्सप्लोर, कुछ कमांड्स रन करेंगे क्लाउड सेल के ऊपर। हमारा स्ट्रीम का नाम क्या है, stream1। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल गो टू स्टडी मटेरियल में, जाते हैं AWS के अंदर, यूज दिस किनेसिस है ना। मैं क्या करता हूँ, आपको ये फाइल दे देता हूँ। ठीक है, किनेसिस डेटा स्ट्रीम का प्रैक्टिकल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ इफ आई ओपन दिस, ये आप AWS CLI के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट पे AWS क्लाउड शेल अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप इसको कहाँ रन कर सकते हो, आपके AWS CLI के ऊपर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AWS CLI का वर्जन चेक करूंगा, है ना। देखिए यहाँ पे वर्जन क्या है, 2 है, 2.34। तो उसके पहले मुझे एक बात बताना था, AWS क्लाउड शेल एंड AWS CLI इट्स एब्सोल्युटली सेम, है ना। AWS CLI क्या करते हो, आप अपने मशीन पे इंस्टॉल करते हो, और क्लाउड शेल आपको कहाँ मिलता है, यू विल गेट अ कमांड लाइन इंटरफेस ऑन AWS क्लाउड पोर्टल। आपको कमांड लाइन इंटरफेस कहाँ मिलेगा, क्लाउड के पोर्टल पे आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि AWS CLI का वर्जन क्या है, तो ये वर्जन है 2। अगर वर्जन 2 है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज दिस थिंग। ये बेसिकली क्या कर रहा है, पुट रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ पे, स्ट्रीम नेम। तो यहाँ पे हमको stream1 देना पड़ेगा टेस्ट की जगह। पार्टीशन की क्या है, बेसिकली मैसेज क्या है, यूजर साइन अप मैसेज हम लोग डाल रहे हैं इस स्ट्रीम के अंदर। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करके बेसिकली क्या करूंगा, आई विल पुट दिस। और यहाँ पे रिप्लेस क्या करूंगा, रिप्लेस एक चीज करूंगा, अरे यार, ओके। देखो मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड इसके अंदर डाला, और इसका डेटा क्या है, यूजर साइन अप। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर साइन अप नहीं, और यहाँ पे और कोई मैसेज लिखूंगा, यूजर लॉगिन। यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूजर लॉग आउट।
ये मैंने डेटा इंसर्ट किया किनेसिस डेटा स्ट्रीम में, बराबर। अब किनेसिस डेटा स्ट्रीम में मैंने डेटा इंसर्ट किया। अब एक कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर वांटेड टू सी द डेटा। तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा स्ट्रीम को डिस्क्राइब करना चाहेंगे। व्हाट इज द नेम, स्ट्रीम 1। ओके, तो ये है आपका स्ट्रीम 1, दिस इज अ शार्ड आईडी। ओके, आपका स्ट्रीम स्टेटस क्या है, एक्टिव है। और अब क्या करेंगे, डेटा को कंज्यूम सम डेटा फ्रॉम द शार्ड। तो यूजिंग दिस यू कैन डू इट, है ना। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हमको स्ट्रीम 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए शार्ड, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। शार्ड आईडी क्या है, 1 2 3 4, ये है ना। सेम शार्ड आईडी आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कहाँ पे दिया था, दिस इज शार्ड आईडी। ये शार्ड आईडी और वो शार्ड आईडी दोनों मैच होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आई वॉन्टेड टू, और शार्ड इटरेटर क्या है, दिस इज अ शार्ड इटरेटर। तो आपके पास ना, जो आपने डेटा इनपुट किया था, आपने क्या किया था, यूजर साइन इन, यूजर लॉग इन, यूजर लॉग आउट, ऐसा ही कुछ किया था ना। ये बेस 64 एनकोडेड फॉर्म में है, ये बेस 64 एनकोडेड है। तो इसको अगर आपको व्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड कैसा करेंगे, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 64 डिकोड। तो मैंने ये मैसेज यहाँ पे डाल दिया और इसको डिकोड करूंगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ तो आता है, यूजर साइन अप, राइट। अगर मैं क्या करूंगा, इफ आई डू दिस, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, डिकोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूजर लॉगिन आ गया है ना। तो मतलब जो मैंने मैसेज इंजेस्ट किया था वो डेटा हमें यहाँ पे मिला है, राइट। क्लियर, दिस इज डेटा स्ट्रीम। क्लियर, इज दिस क्लियर। यस सर। ओके, नाउ हमको क्या करना है अभी, दूसरा हम लोग देखेंगे किनेसिस डेटा फायरहाउस। तो किनेसिस डेटा फायरहाउस बेसिकली क्या है, we can forward or save data to different destinations. Okay, we can save or forward data created by
क्रिएटेड बाय डेटा स्ट्रीम टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। अभी डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? तो डेस्टिनेशन एग्जांपल हो सकता है आपका S3 हो सकता है। क्या हो सकता है? वी कैन से वन ऑफ द एग्जांपल इज S3। मतलब किनेसिस डेटा स्ट्रीम ने जो डेटा जनरेट किया है उसको हम लोग S3 के अंदर सेव कर सकते हैं, राइट? दैट इज द बेसिक यूज ऑफ किनेसिस डेटा फायर हाउस। तो आपके पास देखिए, दिस इज द किनेसिस डेटा फायर हाउस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा कितना जाता है, 1 MB एट अ टाइम, है ना? तो किनेसिस डेटा स्ट्रीम या Amazon क्लाउड वॉच के थ्रू जो डेटा जनरेट होता है या IoT के थ्रू जो डेटा जनरेट होता है, आई विल स्पेसिफिकली से किनेसिस डेटा स्ट्रीम के थ्रू जो डेटा जनरेट होता है वो किनेसिस डेटा फायर हाउस के थ्रू S3 में सेव होगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर डेटा को कन्वर्ट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। कहाँ पे? किनेसिस डेटा फायर हाउस पे। ओके, तो देखिए किनेसिस डेटा फायर हाउस में मैं क्या करूंगा, आई विल कॉन्फ़िगर किनेसिस डेटा फायर हाउस। तो किनेसिस डेटा फायर हाउस के लिए मैं एक ना सबसे पहले बकेट क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करूंगा? बकेट। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, विल स्टोर द डेटा generated by Kinesis data stream into S3 bucket. तो what I will do, ये मेरा Kinesis data फायर हाउस कहाँ पे है? मुंबई में है। तो मैं यहाँ पे ना एक जनरल पर्पस बकेट क्रिएट करता हूँ। माई बकेट 1289 ऐसा कुछ तो भी क्रिएट कर देता। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। Where this bucket gets created, this bucket gets created in एशिया पैसिफिक मुंबई। अब ये मेरे पास टेस्ट बकेट भी एशिया पैसिफिक मुंबई में है, लेकिन उसमें किनेसिस डेटा फायर हाउस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, तो इसलिए वहां पे बताना कोई सेंस बनता नहीं था, इसलिए मैंने एक सेपरेट बकेट क्रिएट किया। इस बकेट के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज ब्लैंक। ओके, नाउ व्हाट वी वांट, हमको आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर किनेसिस डेटा फायर हाउस। तो आप किनेसिस में जाइए, तो यहाँ पे देखिए डेटा फायर हाउस है ना, क्रिएट किनेसिस फायर हाउस स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे मुझे किनेसिस फायर हाउस स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे सोर्स क्या चूज करूंगा, Amazon किनेसिस डेटा स्ट्रीम। डेस्टिनेशन क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा आई कैन सेंड डेटा टू डिफरेंट प्लेसेस, जैसे Amazon रेडशिफ्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, Amazon S3 पे सेंड करेंगे। ठीक है, देन इट इज क्रिएटिंग स्ट्रीम नेम। सोर्स क्या देंगे, तो सोर्स हम लोग बेसिकली ये जो स्ट्रीम वन क्रिएट किया था उसको चूज करेंगे। अगर आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब डेटा का फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, तो यस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, लेकिन ये किसके थ्रू होता है, लैम्बडा फंक्शन के थ्रू। तो हमको एक ऐसा लैम्बडा फंक्शन भी राइट करना पड़ेगा जो डेटा का फॉर्म चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। बट एट द मोमेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द डेटा फॉर्मेट। ओके, डेस्टिनेशन क्या यूज करना है, the bucket which I have created right now, this is my bucket, this one. Okay, हो गया बकेट क्रिएट। कुछ मैसेज देना है क्या? अब एडवांस सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये क्या करेगा, बेसिकली आपको किनेसिस डेटा स्ट्रीम से कुछ डेटा इनपुट करके उसको किनेसिस डेटा फायर हाउस में सेंड करना है। तो इसके लिए एक IAM रोल असाइन होता है, ये जो किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्रिएट हुआ है ना उसके लिए, किनेसिस स्ट्रीम। ओके, उसके लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं करोगे तो आपका डेटा ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं। तो नाउ आई विल क्रिएट दिस। Wait a few minutes and try again, the problem persists.
व्हाट हैपेंड? हो गया है ना? अब हो गया है तो बेसिकली क्या होना चाहिए? वॉट एवर द बकेट आई हैव क्रिएटेड, S3 बकेट, तो इस बकेट में मेरे पास कुछ डेटा आना चाहिए ना, इसके अंदर कुछ डेटा आना चाहिए। लेकिन डेटा कैसे आएगा? जब आप इसके अंदर क्रिएट करोगे तो, मतलब किनेसिस डेटा स्ट्रीम के अंदर कुछ डेटा क्रिएट करोगे तो एग्जिस्टिंग डेटा नहीं आता है, नया डेटा आपको क्रिएट करना पड़ता है ना। ओके, तो उसके लिए देखिए क्या हम लोग यूज करेंगे। सो बेसिकली यू यूज दिस, तो आपने क्या किया, किनेसिस डेटा स्ट्रीम में कुछ डेटा डाल दिया, ये डेटा आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? यहाँ पे, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपका डेटा रहेगा, आएगा। समझ में आया आपको श्रीकांत? यस सर। क्या समझ में आया श्रीकांत, बताइए। सर एक्चुअली ये परफॉर्म तो हो रहा है, बट मैं वीडियो देख के करता हूँ सर। अरे भाई वैसा नहीं है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बेस तो समझ में आना चाहिए कि नहीं। किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्या है और किनेसिस डेटा फायर हाउस क्या है, आप वीडियो देख के तो कर लोगे, फिर पढ़ाने का क्या मतलब। ओके, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बेसिक। अब ये एग्जैक्टली कैसे करना है, हो सकता है आप वीडियो देख के करो, लेकिन इसका यस। बेसिक मीनिंग तो आपको समझ में आना चाहिए ना। यस सर। यस। यस, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। चलो, किसको समझ में आया? निखिल समझ में आया क्या भाई? निखिल, आई हाँ वांट रिप्लाई। हाँ क्या समझ सर में थोड़ा आया निखिल, बताइए। सर वो किनेसिस में क्या होता है, वो लाइव डेटा स्ट्रीम होता है, मतलब वो वहाँ से अपन ने डेटा पुट किया, तो अभी S3 एक्सेस का, S3 बकेट का एक्सेस दिया है ना नहीं उसको, नहीं, तो फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है किनेसिस डेटा स्ट्रीम और एक है किनेसिस डेटा फायर हाउस, बराबर। तो आप किनेसिस डेटा स्ट्रीम को अलग रखो, किनेसिस डेटा फायर हाउस को अलग रखो, बराबर। अभी हम लोग क्या, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? मैसेजिंग, मतलब AWS में अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में मैसेजेस जाता कैसे है, बराबर। तो अब देखिए, मैंने किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्रिएट किया। किनेसिस डेटा स्ट्रीम में अगर कुछ इनपुट में डेटा डालूंगा तो आउटपुट में मिलेगा मुझे। किनेसिस डेटा स्ट्रीम के अंदर अगर लाइव स्ट्रीम होता है ना डेटा, तो इनपुट अगर इनकमिंग डेटा आता है तो आउटपुट भी मुझे मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, अगर मैं कुछ इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी मिलेगा। अब देखिए प्रैक्टिकली जब प्रोडक्शन में होगा तो किनेसिस डेटा फायर हाउस के किनेसिस डेटा स्ट्रीम के साथ इनकमिंग में कुछ एप्लीकेशन रहेगा और आउटगोइंग में कुछ एप्लीकेशन रहेगा। तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो, लेकिन हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, AWS क्लाउड शेल के थ्रू हमने डेटा इंजेस्ट किया, मतलब इनकमिंग किया, और फिर हमने इसको डेटा चेक भी किया, किनेसिस डेटा स्ट्रीम के थ्रू डेटा बाहर क्या आ रहा है ना। क्लियर? क्लियर? यस सर। और देखो, आपका डेटा फायर हाउस जो है वो क्या करता है, जो किनेसिस डेटा स्ट्रीम के थ्रू डेटा आता है उसको एक स्टोरेज के अंदर डाल देता है। जैसे हमने S3 के अंदर डाला, अब S3 के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट हुआ क्या हमारे पास? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़ी देर वेट करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा। जो आपने किनेसिस डेटा स्ट्रीम के अंदर डेटा इंजेस्ट किया था वो डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हमने तीन चीजें देखी, एक देखा SQS सिंपल क्यू सर्विसेज, दूसरा देखा SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस,
और तीसरा हमने देखा किनेसिस डेटा स्ट्रीम। क्लियर? तो अगर फुल्ली अगर समझ में नहीं भी आया हो तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि किनेसिस डेटा स्ट्रीम लाइव डेटा स्ट्रीमिंग बताता है। क्या देता है? लाइव डेटा स्ट्रीमिंग। और इसको एक स्टोरेज कंटेनर के अंदर रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? किनेसिस डेटा फायरहाउस यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अभी मुझे बताइए मैंने क्या बताया। सर अपन ने अभी तक 3 मैसेजिंग सर्विसेज मतलब मैसेजिंग सर्विसेज पढ़ रहे हैं अपन। उसमें अपन ने 3 पढ़े। सबसे पहला अपना था एसक्यूएस, उसके बाद एसएनएस और उसके बाद में इस काइनेसिस। एसक्यूएस में अपन नहीं, आई मैसेजिंग एम नॉट करके वो। टॉकिंग अबाउट एसएनएस और एसक्यूएस। मैं किनेसिस डेटा स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके सर केनिसिस लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम मैसेजिंग सर्विसेज विच इज फुल्ली मैनेज। आई मीन वो भी एक सर्वरलेस ही होता है शायद, मेरा इन माय ओपिनियन। तुम यार इतना डिस्क्राइब में मत बताओ मेरे को, मेरा बेसिक बताओ जो है बताना है कि बेसिकली ओके करता क्या काम है। ओके सर। सो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं सर, एक डेटा स्ट्रीम और एक डेटा फायर हाउस। डेटा स्ट्रीम में अपन उसको डेटा इनपुट देते हैं और वो डेटा स्ट्रीम करके उसको डेटा आउटपुट आता है। मतलब ये सिंपल मुझे समझ में आ रहा है सर। हाँ बस बराबर बुक्स। बराबर, बस हाँ इतना ही है, इतना हाँ ही है। हाँ। और डेटा और फायर एक, हाउस क्या करता है? हाँ सर, डेटा फायर हाउस में सर अपना तुम्हारा जो स्ट्रीमिंग डेटा है वो डिलीवर होता है, वो अपना जो डेस्टिनेशन होता है उसमें। यस, एग्जाम्पल है S3। यस सर, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि मैं यस सर। डेटा का फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। ओके, ओके। तो मैं लैम्बडा फंक्शन के थ्रू डेटा फायर हाउस में कर सकता हूँ। नहीं करना है तो कोई चीज नहीं है। यस सर। इतना ही है, इम्पोर्टेंट है ना? यस। ओके, यही यही मैं से आपसे जानना चाहता हूँ। समझ ठीक है में सर। आएगा निखिल? ये देखो, हाँ यहाँ पे यस फोल्डर सर। क्रिएट हो गया है ना। अगर फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ मैसेज मिलेगा, है ना। ये देखिए किनेसिस डेटा स्ट्रीम के थ्रू जनरेट हुआ है मैसेज, और ये मैसेज मुझे क्या मिला? मेरे बकेट के अंदर चला गया। बराबर? दिस इज ऑब्जेक्ट URL। अब ये मुझे क्या देना पड़ेगा? S3 बकेट को परमिशन वगैरह देना पड़ेगा, तब ये मैसेज व्यू हो जाएगा। बराबर? हाँ सर, S3, मतलब हेलो सर। बोलो ना। हाँ सर, मतलब ये अपने डेटा फायर हाउस में वो डेटा जो है वो स्टोर होता है ना सर? डेटा फायर हाउस के थ्रू डेस्टिनेशन में हाँ स्टोर होता है। यस, डेस्टिनेशन में स्टोर होता है उसके थ्रू। बराबर, यस यस। इतना ही तो बताना था, और यही मैं हाँ चाहता था कि भाई आपको क्या समझ में आए। हाँ सर, आ गया वो। सर हेलो। बोलिए। बट सर इज देयर एनी लिमिट फॉर डेटा, आई मीन स्ट्रीम करने का और डेटा फायर हाउस में जाने का कुछ लिमिट है सर उसका? कि जैसा हमने देखा था कि टॉपिक वाइज पहले अपना एसएनएस में एक पर सब्सक्राइब वो इतना डेटा देता था, इतना आउटपुट देता था। वो इसमें डेटा स्ट्रीम में कुछ ऐसा लिमिट है डेटा का? डेटा स्ट्रीम में या डेटा इसमें? डेटा स्ट्रीम में तो शार्ट हम डिफाइन करते ना। ओके ओके, तो उसमें मैं वही पूछ हाँ, रहा हूँ कि उसमें कुछ डेटा का तो कुछ लिमिट है क्या? 1 MB पर सेकंड अंदर जाता है और 2 MB पर सेकंड आउट जाता है। आप यस सर। मल्टीपल शार्ट ऐड कर सकते हो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो। ओके सर। ओके, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर। अब देखिए व्हाट नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट आई विल से, डेटा माइग्रेशन सर्विसेज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा माइग्रेशन सर्विसेज? क्या समझ में आता है आपको इसको इससे? डेटा मूव करना सर, मतलब डेटा मूव करना या वन सिस्टम से उसको दूसरे सिस्टम पे लाना। आई मीन जैसा आपने कल बोला था कि ऑन प्रीमाइसेस अपना क्लाउड पे ले जाना है।
Yes. If I'm not wrong. If I'm not wrong. Yes. Yes, sir. Yes. Yeah, that's what I got from that तो word. बेसिकली इसमें ना डेटा माइग्रेशन में सिर्फ डेटा नहीं आएगा, डेटा एप्लीकेशन VM migration from on premise to cloud. Okay. तो आप डेटा एप्लीकेशन VM माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड, राइट? ओके। अरे यार, आप क्या कर रहे हो, उसको माइग्रेट करना चाहते हो कहां से? फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड, फ्रॉम क्लाउड वन रीजन टू अनदर रीजन। बराबर, एक रीजन से दूसरे रीजन पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर डेटा सेंटर से, आजकल तो डेटा सेंटर को यूज करता नहीं है, बट आप ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड पे कुछ शिफ्ट कर सकते हो, या फिर एक रीजन में अगर कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरे रीजन में आपको भेजना है तो कैसे भेजेंगे, यही इसमें डिस्कस करने का है आपको। एंड दैट इज व्हाट द डेटा माइग्रेशन इज। क्लियर? Yes, sir. Clear. मतलब देखिए, अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसेस का सेटअप है, आपके पास डेटा हो सकता है, आपके पास कुछ एप्लीकेशन हो सकता है, आपके पास सर्वर हो सकता है ना? ऑन प्रीमाइसेस में नॉर्मली सब चीजें सर्वर के फॉर्म में होता है, या फिर डेटा भी आपके पास हो सकता है, उसको माइग्रेट करना है कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर। या फिर एक रीजन में है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दूसरे रीजन में माइग्रेट करना है बिकॉज ऑफ सम एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट हो सकता है, हमने एक क्लाउड प्रोवाइडर चेंज किया, दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पे जा रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। पहले हम लोग ऑन प्रीमाइसेस में यूज करते थे, अभी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना है तो वी शुड एबल टू डू इट। या फिर क्लाउड से ऑन प्रीमाइसेस में भी आप मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली फोकस क्या किया गया है, ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेटा माइग्रेट करना है, तो कैसा करेंगे, दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर? Yes, sir. Clear. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना? तो ध्यान रखना, जब भी कभी पढ़ना है ना, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक मतलब क्या है सर्विस का। वो मतलब होता है छोटा सा, लेकिन फिर हम लोग टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं और थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है हमको, है ना? अब मैंने यहाँ पे आपको इनिसिस डेटा स्ट्रीम और किनेसिस डेटा फायर हाउस क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब वो वहां पे यूज करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि किनेसिस डेटा स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं और किनेसिस डेटा फायर हाउस क्यों यूज करते हैं। तो एट दैट टाइम यू शुड एबल टू नो कि भाई ये काम करता है ना? तो Yes. हम लोग देखेंगे डेटा माइग्रेशन सर्विसेज। तो डेटा माइग्रेशन में हमको पहले से ही देखना है तो डिजास्टर रिकवरी एंड माइग्रेशन। डिजास्टर रिकवरी, DR, डिजास्टर रिकवरी को क्या बोलते हैं? क्या होता है बेसिकली डिजास्टर रिकवरी का मतलब? For backup, I guess. बैकअप तो ठीक है, लेकिन हो कैसे काम करेगा, कुछ एग्जांपल के तौर पे, एनी एग्जांपल हाउ डिजास्टर रिकवरी कैन वर्क? Sir, I don't know. I can't recall it, sir. सर अगर ये तो कोई कॉमन वर्ड, हाँ अगर कोई बोलो। सर सिस्टम वगैरह क्रैश हो गया तो उसके अंदर का जो डेटा है वो कहीं पे दूसरी जगह पे स्टोर रखना। तो सिंपल बैकअप हो गया ना। हाँ। अगर यहाँ पे मेरा एक सिस्टम है ऑफिस के अंदर और ये काम करता है, ठीक है, नो रोज डेटा उसके ऊपर आप यूज करते हो, लेकिन इसका डेटा कॉपी करके आप दूसरी जगह पे रख दो, ये डिजास्टर रिकवरी थोड़ी हुआ।
ये डिजास्टर रिकवरी हुआ क्या? नहीं। नॉर्मल मीनिंग क्या होना चाहिए डिजास्टर रिकवरी का? अगर कुछ डिजास्टर हैपन होता है तो वी शुड हैव सम अल्टरनेट मैकेनिज्म अवेलेबल, होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई होना चाहिए कि नहीं? यस सर, यस। Yes, sir. कल पता चला कि हमारा पुणे बहुत वेल मेंटेन्ड सिटी है, सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी वगैरह सब कुछ सही है। कल पता चला यहाँ पे फ्लड आ जाता है या कोई भूकंप आ जाता है, तो बेसिकली वी शुड हैव अ डिजास्टर रिकवरी लोकेशन। मतलब लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कोई स्थान चाहिए ना हमको, बराबर? Yes, sir. अगर समझो कोई आपका डेटा सेंटर है या फिर आपका ऑन प्रेमाइसेस सर्वर रूम है, ये आपका आग लग गई इधर, ओके, आपके ऑफिस को, तो आप ऑफिस में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तो आपके पास एक बैकअप लोकेशन चाहिए जहाँ पे सिस्टम क्या है, फुल्ली फंक्शनल हो, तो आपके एम्प्लॉइज वहां पे जाके काम कर सके। क्लियर? मतलब अगर मैं आर्बर का एग्जांपल लेता हूँ, तो आर्बर में डिजास्टर रिकवरी लोकेशन क्रिएट किया है, तो ऐसा ही एक ऑफिस आर्बर का दूसरी जगह पे सेटअप करना पड़ेगा, और वो इमरजेंसी के लिए हम लोग रखेंगे। अगर हम लोग इस ऑफिस को नहीं आ सकते तो दूसरे जगह पे जाके काम कर सके। लेकिन काम करने के लिए सिर्फ जगह होना जरूरी है क्या? नहीं, वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना। जैसा हम लोग इस ऑफिस में काम करते हैं, वैसा ही दूसरे ऑफिस से भी हमने काम करना चाहिए। दैट इज व्हाट डिजास्टर रिकवरी इज। क्लियर? क्लियर मीनिंग ऑफ Yes. डिजास्टर रिकवरी? भूलेंगे यस, क्या अभी? यस सर। Nice, sir. हाँ, तो देखिए डिजास्टर रिकवरी एंड माइग्रेशन। तो डिजास्टर रिकवरी मतलब एक प्राइमरी लोकेशन अगर आपका वर्किंग ना हो तो आपके पास बैकअप लोकेशन होना चाहिए जहां से आपका सिस्टम का पूरी तरह से काम करे। दैट इज व्हाट डिजास्टर रिकवरी। और ये माइग्रेशन मतलब मूविंग ऑफ डेटा एंड सर्विसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दैट इज व्हाट द माइग्रेशन इज। अभी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, what we mean by disaster recovery. So any event that has a negative impact on company business continuity or finances is a disaster. तो ऐसा कुछ भी इवेंट जो आपके कंपनी के डेली रनिंग को हैम्पर करता है या बंद करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजास्टर हैपन्स। ओके, क्या हो गया? डिजास्टर हैपन। तो डिजास्टर हैपन ना होने के लिए हमको क्या करना है? डिजास्टर रिकवरी क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिजास्टर रिकवरी डीआर इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजास्टर। तो अगर कुछ डिजास्टर हो गया तो डिजास्टर रिकवरी साइट विल बी देयर, ओके, सो दैट वी शुड एबल टू वर्क फ्रॉम द डिजास्टर डीआर साइट, है ना, इसको डीआर साइट भी बोलते हैं। तो आपके पास क्या क्या तरह का डिजास्टर हो सकता है? सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर रिकवरी यू कैन क्रिएट? ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीमाइसेस टू ऑन प्रीमाइसेस मतलब आपके पास ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है एक लोकेशन पे, वैसा ही लोकेशन आप दूसरी जगह पे बहुत दूर क्रिएट करो। दूर मतलब 50-100 किलोमीटर की दूर क्रिएट करो। तो अगर आपका ये लोकेशन एक्सेसिबल नहीं रहेगा तो दूसरे लोकेशन से इमरजेंसी में हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा है ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड। ओके, तो एक लोकेशन आप ऑन प्रीमाइसेस में रखो और दूसरा क्लाउड के ऊपर उसका डिजास्टर रिकवरी क्रिएट करो, बराबर? और तीसरा है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के एक रीजन में है तो इसका दूसरे रीजन में डिजास्टर रिकवरी क्रिएट करो, सो दैट एक रीजन एक्सेसिबल नहीं है तो दूसरे रीजन के थ्रू हम लोग एक्सेस करते आना चाहिए। क्लियर? Yes, क्लियर sir. है? क्या समझ में आया आपको? Sir, in my opinion, अगर कंपनी पे और एनी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ डिजास्टर हैपन होता है, लाइक कुछ भी हो सकता है सर, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है सर। तो यस, बराबर। या सर, इन केस यहाँ पे अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे उसमें दो टर्म्स है, और एक हम्म, आरपीओ और आरटीओ है। हम्म, ये टर्म्स यूज करके अपन उसको बोलते हैं, अपन एक अल्टरनेटिव कर सकते हैं या बैकअप लोकेशन क्रिएट करके अपना जो काम है वो उस पे कंटिन्यू कर सकते हैं।
बराबर। यस सर। सो मतलब अपना प्राइमरी गोल यही रहेगा कि उसका डाउन टाइम या फिर डेटा लॉस ना हो। इसके लिए हम डिजास्टर रिकवरी एक प्लान करके रखेंगे उसके लिए। बराबर। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी कैसा कर सकते हैं, एक ऑन प्रीमाइसेस लोकेशन है, उसका दूसरा ऑन प्रीमाइसेस लोकेशन डिजास्टर पीआर साइड करके करें, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। दूसरा है ऑन प्रीमाइसेस टू एडब्ल्यूएस क्लाउड। आपका मेन है ऑन प्रीमाइसेस, इसका डीआर साइट हम लोग क्लाउड पे बना के रखे, है ना। तो क्लाउड पे बना के रखने का फायदा क्या है, हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड रिसोर्सेज, राइट। तीसरा है आप क्लाउड के एक रीजन पे है तो हम लोग दूसरे रीजन के साथ डिजास्टर रिकवरी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब नीड टू डिफाइन टू टर्म्स, यहाँ पे ना जब डिजास्टर रिकवरी की बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म है, एक है आरपीओ, दूसरा है आरटीओ। आरपीओ मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और आरटीओ का मतलब होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। क्या है, एक है आरपीओ, आरपीओ का मतलब है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और आरटीओ का मतलब है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। क्लियर। आरपीओ मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आरटीओ का मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अब ये होता क्या है, ये देखिए हियर आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टू टर्म्स। इस समय पे क्या हुआ, डिजास्टर हैपन हुआ, समझो आपका बैकअप स्ट्रेटेजी है। बैकअप स्ट्रेटेजी में रोज शाम को बैकअप लेते हो आप, क्या करते हो, रोज शाम को बैकअप लेते हो, रोज रात को 10 बजे बैकअप लेते हैं। और आपका जो साइट है वो कब एक्सेसिबल नहीं है, आपका साइट या इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपको ने शाम को बैकअप लिया था 10 बजे और आज दोपहर में 1 बजे डिजास्टर हैपन हुआ, बराबर। 1 बजे डिजास्टर हैपन हुआ। क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आने की कोशिश कर रहा है, वो समझ में आ रहा है क्या। आई यस वॉन्टेड टू यस सर। एक्सप्लेन यू द टू टर्म्स, एक है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और दूसरा है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि रोज हमारा बैकअप होता है, फॉर एग्जांपल रोज रात को 10 बजे बैकअप हम लोग लेते हैं। कितने बजे, 10 बजे। मतलब 10 बजे तक, कल रात 10 बजे तक हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर मेरा सर्वर क्रैश भी हो गया तो बैकअप में डेटा, बैकअप के थ्रू डेटा हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, राइट। अब देखो आज दोपहर में 1 बजे हमारा डिजास्टर हुआ, मतलब हमारा सिस्टम क्रैश हुआ, राइट। मतलब अगर रात को 10 बजे के बाद जो भी डेटा क्रिएट हुआ है वो हमको मिलेगा क्या, नहीं, वो बैकअप में नहीं रहेगा। क्लियर। यस सर। ओके, इसको बोलते हैं, जो डेटा लॉस हुआ उसको बोलते हैं रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। मतलब डिजास्टर होने के बाद कितना हमारा डेटा लॉस हुआ, कितना हमारा बैकअप में एक अंदर नहीं है, वो है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। और दूसरा क्या है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या मतलब, आज अगर डिजास्टर हैपन हुआ, इस फिर सिस्टम को फिर से रिबिल्ड करने के लिए जितना समय लगेगा, जितना देर तक वो डाउन टाइम रहेगा, दैट इज व्हाट रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव मतलब कितना डेटा लॉस हुआ ये हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का मतलब डिजास्टर हैपन होने के बाद फिर से हमारा सिस्टम कब रेडी हो, इतने जितना समय जाएगा वो होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। क्लियर। निखिल यस एक्सप्लेन करो, सर। निखिल जी थोड़ा सा। हाँ सर, करता हूँ। सर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में सर, अगर बैकअप के बाद अगर डिज़ास्टर आ गया तो वो कितना मतलब वो रिकवर कर सकते हैं डेटा, उसको सस्टेन कर सकते हैं वो। और रिकवरी टाइम में मतलब रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा वो डेटा। वो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी बराबर। टाइम, यस। अब ये 60-70% तो सही है, थोड़ा सा एक दो वर्ड गलत है। आप बताओ श्रीकांत। यस सर। यस सर। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में अपन ये तय करते हैं कि हाउ मच डेटा वी कैन अफोर्ड टू रिक्रिएट और लूज। और उसी यस। में हाँ, अभी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव में हम डिसाइड करते हैं कि
how quickly our system will on track or something. No, what is the cost of downtime? This is what is नहीं, what is deciding the cost of the time downtime? नहीं, what time required to get the system Yes, up, yes, right? downtime से yes, up sir. होना चाहिए. Yes, sir. Yes. ये now this is the correct explanation of recovery time objective or recovery point objective. अगर recovery Yes. time objective and recovery point objective is high, इसका मतलब है हमारा डेटा लॉस होगा, ज्यादा डेटा हमारा लॉस ज्यादा होगा, और ये जितना कम रहेगा उतना डेटा उतना हमारा लॉस कम होगा, बराबर. Yes, sir. मतलब आरटीओ, आरपीओ एंड आरटीओ जितना स्मॉल रहेगा उतना हमारा लॉस कम होगा, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लॉस रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, बराबर. बराबर क्या Correct. हो? Yes, sir. फिर इसको इसके लिए स्ट्रेटेजी डिफाइन करना पड़ेगा ना. क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी. ये दोनों कितने कम हो, आरटीओ और आरपीओ कितने कम हो डिजास्टर होने के बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कम होगा, बराबर. दैट प्रायोरिटी वी नीड टू डिसाइड. हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना लॉस बेयर कर सकता है, बेयर कर सकता है मतलब सस्टेनेबल कितना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है, उस हिसाब से हमको रिकवरी डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. Yes, sir. अब डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है? तो 4 स्ट्रेटजीज है. एक है बैकअप एंड रिस्टोर, दूसरा है पायलट लाइट, तीसरा है वार्म स्टैंड बाय, और चौथा है हॉट साइट और मल्टी साइट अप्रोच. तो हमारा डिजास्टर रिकवरी आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट शुड बी द साइज ऑफ आरटीओ एंड आरपीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव. कम कितना कम रखा जाए, राइट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट यू नीड टू डिस्कस. तो अकॉर्डिंग टू द आरटीओ एंड आरपीओ हमको इसमें से एक हाथ स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी कौन सा है? तो पहला स्ट्रेटेजी है बैकअप एंड रिस्टोर. ये क्या करता हूं यहाँ पे, तो रिस्टोर क्या है? स्ट्रेटेजीज, डीआर स्ट्रेटेजीज. इसको क्या बोलते हैं? डीआर स्ट्रेटेजीज. देखिए इन सब टॉपिक पे ना थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो पहला है बैकअप एंड रिस्टोर. आप रोज रात को बैकअप लेते हो, क्या करते हो? रोज रात को बैकअप लेते हो, और अगर समय लगा तो आप क्या करोगे? उसको रिस्टोर करोगे. तो रात को आपने 10 बजे बैकअप लिया था, आज दोपहर में 1 बजे क्या हुआ? डिजास्टर हैपन हुआ. तो डिजास्टर हैपन होने के बाद आपके क्या करना पड़ेगा? सिस्टम रीबिल्ड करने के बाद आपको रिस्टोर करना पड़ेगा. अब इसमें क्या हो जाएगा? हो सकता है दोपहर में 1 बजे डिजास्टर हुआ, तो शाम को 4-5 बजे तक आपका डेटा रिस्टोर हो जाए विद डेटा. मतलब आपके पास नियर अबाउट 24 तो नहीं, एक 18 से 20 घंटे का क्या आता है? आपका प्रोडक्शन लॉस हुआ. क्या आपका प्रोडक्शन लॉस उतना सस्टेन कर सकते हैं क्या? आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना जो लॉस हुआ 20 आवर्स का, वो अगर सस्टेन कर सकते हैं तो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन. ये क्या है? बैकअप एंड रिकवरी, वी कैन यूज इट. ये क्या है? तो उतना डाउन टाइम अगर आपके पास चलता है नियर अबाउट 24 आवर्स का, तो आप क्या करो? यू कैन यूज बैकअप एंड रिस्टोर, राइट. हालांकि इसको इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू थोड़ा सा कम डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होना पॉसिबिलिटी नहीं है. क्लियर? Yes, sir. श्रीराज? यस सर. Yes, sir. ओके, तो ये समझ में आया है ना. दूसरा है पायलट लाइट. अब पायलट लाइट का मतलब क्या होता है? ओके,
बैकअप ऑफ रिस्टोर, है ना। तो बैकअप ऑफ रिस्टोर में क्या होता है, हाई आरपीओ, हाई आरपीओ मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव मतलब ज्यादा रहेगा। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सस्टेन करता है तो यस, वी कैन टेक बैकअप एंड रिस्टोर, राइट। एक मिनट है, ये क्या आ गया। हाँ, तो बैकअप एंड रिस्टोर आप कैसे करोगे। तो अगर आपके पास डेटा है, ओके, तो डेटा का बैकअप अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरेज गेटवे के थ्रू डेटा को कहाँ डाल सकते हो, S3 के अंदर डाल सकते हो, है ना। मतलब आपके डेटा का बैकअप आप S3 के अंदर सेव कर सकते हो। आप नॉर्मली डेटा ट्रांसफर नहीं करते क्या, वैसा भी आप कर सकते हो। अगर डेटा का साइज छोटा है, अगर डेटा का साइज ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज गेटवे भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टोरेज गेटवे। अब यहाँ पे दो सर्विसेज यूज किया गया है, एक है स्टोरेज गेटवे और दूसरा है AWS स्नोबॉल। इसके बारे में कौन कोई बताएगा मुझे। चलो, स्टोरेज गेटवे मैं बता दूंगा, आप मुझे क्या बताओ, स्नोबॉल के बारे में बताओ, क्या होता है स्नोबॉल। अरे भाई, स्नोबॉल क्या होता है। व्हाट इज स्नोबॉल, अनुज, प्रशांत आप भी बोलिए। ज्यादा डेटा, आपने बिग क्या डेटा बोला ना ट्रांसफर। क्लियरली मुझे, हाँ, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है स्नोबॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफर। large कैसे amount हो, of data transfer. अरे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है भाई, S3 में इंटेंशन ही है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लेकिन कैसे ट्रांसफर होता है। अगर मैं स्नोबॉल यूज करता हूँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यही बताया ना कि भाई ये आपका और ऑन प्रीमाइसेस है, यहाँ से आपको S3 में डेटा ट्रांसफर करना है। अगर हम लोग स्नोबॉल यूज किए तो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, और आप स्टोरेज गेटवे यूज किए तो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। अब आपको स्टोरेज गेटवे का शायद पता नहीं हो, लेकिन स्नोबॉल तो डेफिनेटली मैंने पढ़ाया है। हाउ डेटा गेट्स ट्रांसफर्ड टू S3, यस श्रीराज, ये बताओ जल्दी जल्दी। सर Job create करना. यार एक साथ दो चार लोग बात मत करो, एक साथ एक बात, यस नहीं। सर AWS मतलब अपन जो रिक्वेस्ट करते हैं तो AWS वो स्नोबॉल डिवाइस अपने को भेजता है, वहाँ पे अपन डेटा। निखिल 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 एक मिनट है प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है, कर दो चलो। हाँ निखिल बोल रही। हाँ सर, तर ते जेव्हा आपण रिक्वेस्ट करतो तर AWS ते स्नोबॉल डिवाइस आपल्याला पाठवत आहे, आणि यस, त्यामध्ये आपला कॉपी डेटा। बेसिकली इट्स यस यस बराबर है। तो स्नोबॉल का मतलब है फिजिकल डेटा ट्रांसफर। AWS क्या करेगा, एक हार्ड डिस्क भेजेगा अपने पास, हार्ड डिस्क का बॉक्स, या फिर मैंने स्नो मोबाइल भी बताया था, मतलब एक बड़ा सा ट्रक आएगा आपके प्रीमाइसेस में और ये ट्रांसफर होगा, राइट। लेकिन अगर आप स्नोबॉल के बारे में बात करोगे, तो हो सकता है डेटा ट्रांसफर होने के लिए एक आध हफ्ता लगता हो, बराबर ना। फिजिकली उसका हार्ड डिस्क का बॉक्स मेरे प्रीमाइसेस में आएगा, मैं उसमें डेटा ट्रांसफर करूंगा, फिर कुरियर पर्सन वो क्या करेगा, अमेजोन के डेटा सेंटर में उसको भेजेगा, फिर वो फिजिकली क्या करेंगे, डेटा को माइग्रेट करेंगे। तो इसमें हो सकता है 8 दिन लग जाए, राइट। ऐसा हो सकता है ना, तुरंत तो होगा नहीं ये चीज, यस और नो। Yes sir. यस सर, यस। यस सर, मतलब आप बैकअप एंड रिस्टोर पे डिपेंड रहते हो, तो स्नोबॉल का यूज करके बैकअप लेते हो, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका RTO, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव 8 दिन का आप मेंटेन रखो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करता है तो 8 दिन रखो। अब ये स्टोरेज गेटवे क्या होता है, तो स्टोरेज गेटवे मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज AWS स्टोरेज गेटवे ना। तो AWS स्टोरेज गेटवे क्या रहेगा बस, तो ये है आपका ऑन प्रीमाइस है ना। I will say this is your on premise. ये आपका क्या है, ऑन प्रीमाइस है ना। और ऑन प्रीमाइसेस में आपके पास डेटा है, आपके पास सर्वर्स है या समथिंग, आपके पास डेटा है। अभी डेटा को आपको कहाँ भेजना है, आपको भेजना है AWS क्लाउड पे। और उसमें भी S3, और इसके बीच में क्या है, इंटरनेट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टोरेज गेटवे। और इसको ना एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि भाई यहाँ का सर्वर का डेटा आपका कहाँ पे जाओ, यहाँ पे। मतलब जो डेटा आप इसके एक फोल्डर के अंदर सेव करोगे, समझो आपने डेटा सेव किया यहाँ पे, ये डेटा का एक कॉपी यहाँ मेंटेन रहेगा और दूसरा आपका S3 बकेट के अंदर चला जाएगा, बराबर। अब ये क्या करता है, ये असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर करता है, असिंक्रोनस, बराबर। तो दिस इज व्हाट द स्टोरेज गेटवे इज। क्लियर, स्टोरेज गेटवे एक तरह का AWS का सर्विस है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज गेटवे यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे डेटा सेव करोगे और ये स्टोरेज गेटवे और S3 के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ का इसमें ट्रांसफर करेगा। क्लियर, ओके। तो आप स्टोरेज गेटवे के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज स्नोबॉल, बराबर। तो ये बैकअप एंड ये है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन सबका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, जैसे EBS है, रेडशिफ्ट है, RDS है, इसका स्नैपशॉट लो और स्नैपशॉट आप क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करो, बराबर। अगर यहाँ पे डिजास्टर हैपन होता है, मतलब आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जो डेटा है आपके पास, इसको दूसरे सर्वर पे डाउनलोड करना पड़ेगा, या स्नैपशॉट के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज रिस्टोर करना पड़ेगा। हालांकि आप बेटर है कि आप ऑन प्रीमाइसेस में रिस्टोर करने से अच्छा है आप AWS में ही रिस्टोर करो। जैसे आपके पास EC2 इंस्टेंस है, तो EC2 इंस्टेंस का AMI आपने S3 के अंदर कॉपी किया है, ओके, और इससे अगर आपने EC2 इंस्टेंस रिक्रिएट किया तो हो सकता है ना। और दूसरा आपका डेटाबेस है, उसका स्नैपशॉट यहाँ पे है, तो उसको स्नैपशॉट के थ्रू हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब बैकअप अब रिस्टोर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे RPO और RTO क्या रहेगा, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव इज हाई। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव हाई सस्टेन कर सकता है, तो आप बैकअप एंड रिस्टोर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये सबसे सस्ता है, बैकअप एंड रिस्टोर। दूसरा है पायलट लाइट, दूसरा क्या है, पायलट लाइट। नाउ व्हाट इज द पायलट लाइट मीनिंग, द डिजास्टर रिकवरी पायलट लाइट में क्या होता है, अ स्मॉल वर्जन ऑफ ऐप इज ऑलवेज रनिंग ऑन द क्लाउड। मतलब आपका कॉर्पोरेट डेटा सेंटर तो फुल प्लेज काम करता है, लेकिन आप क्या करते हो, आपके जो एप्लीकेशन है उसका स्मॉल वर्जन ऑफ ऐप इज ऑलवेज रनिंग ऑन द क्लाउड। समझो यहाँ पे आपका एक सर्वर है जो है 128 GB ऑफ रैम, 10 TB ऑफ हार्ड डिस्क,
लेकिन आप क्लाउड के ऊपर एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो बहुत स्लो कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको फुल फ्लेज यूज करना चाहे तो हम लोग अच्छे पोटेंशियल से नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ऑन प्रेमाइसिस डेटाबेस है उसका एक कॉपी यहाँ पे मेंटेन करेंगे, लेकिन बहुत लाइट कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। तो इसको बोलते हैं पायलट लाइट। अ स्मॉल वर्जन ऑफ ऐप इज ऑलवेज रनिंग इन द क्लाउड, यूजफुल फॉर द क्रिटिकल कोर। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन रहेगा ना, ये एप्लीकेशन का एक सेकंड कॉपी कौन से एप्लीकेशन का क्रिएटेड रहेगा, जो कोर एप्लीकेशन है। एक बार फिर से बताता हूँ, बैकअप एंड रिकवरी हो गया आपका, तो बैकअप एंड रिकवरी में हाई आरटी होता है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। दूसरा है पायलट लाइट। अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फुल फ्लेज आप 100 सर्विसेज यूज करते हो, लेकिन आपका कुछ कोर सर्विसेज है, ये अगर बंद पड़ गया तो आपका पूरा काम बस बंद पड़ जाता है। तो समझो कोर सर्विसेज 10 है, तो उसका क्या करते हैं, उन सर्विसेज का एक कॉपी मेंटेन करते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड पे। अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर डाउन भी हो गया, तो जो कोर सर्विसेज है क्लाउड सर्विसेज के थ्रू अवेलेबल रहेंगी, और आपका काम क्रिटिकल वर्कलोड विल बी कंटिन्यू। जो नॉन क्रिटिकल है उसको तो फिर हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं बैकअप एंड रिकवरी के थ्रू, बराबर। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन, अब ये डिजास्टर कब होता है, सालों में एक आध बार होता है, रोज रोज थोड़ी होता है डिजास्टर, बराबर। तो उसके लिए तो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होता है ना, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होता है। तो ये जो है पायलट लाइट इज वन ऑल्सो वन मेथड वेयर वी कैन कॉन्फ़िगर डिजास्टर रिकवरी। क्लियर क्लियर। यस सर। सर एक्सेप्ट वन डाउट है सर। हम्म। सो ये दोनों एक ही रीजन में हो गया सर? जरूरी नहीं। ओके अब देखिए ना, मेरा ऑफिस पुणे में है, ओके सर। समझो। अब नियरेस्ट रीजन कौन सा है एडब्ल्यूएस का, तो मुंबई है। मैंने डिजास्टर रिकवरी मुंबई में क्रिएट किया, तो पुणे में अगर डिजास्टर आ गया तो मुंबई में आने के चांसेस है क्या, है भी और नहीं भी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो मुंबई का रीजन अगर चालू रहेगा तो मेरा सर्विसेज एडब्ल्यूएस के थ्रू एक्सेसिबल रहेगा ना, रहेगा कि यस नहीं। यस ये सर। ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर है, कॉर्पोरेट डेटा सेंटर मतलब ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर। करेक्ट सर। क्लियर। क्लियर सर क्लियर। और ये क्या रहेगा, क्रिटिकल कोर। क्रिटिकल कोर मतलब पूरा का पूरा डेटा सेंटर नहीं माइग्रेट करना है, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वही हम लोग कहाँ पे डालेंगे, क्लाउड के ऊपर डालेंगे। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है, वार्म स्टैंड बाय। अब वार्म स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर, आपका कॉर्पोरेट डेटा सेंटर हम लोग क्लाउड के ऊपर क्रिएट करें, लेकिन आपका डे टू डे काम तो कॉर्पोरेट डेटा सेंटर में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, तो इनका जो सर्विसेज रहेगा वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा। जैसे ऑन प्रीमाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, वैसे का वैसा मेंटेन करोगे क्या, नहीं। ऑन क्लाउड के ऊपर जो आप सर्वर क्रिएट करोगे उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 1000 लोग काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है 50 लोग काम करें, राइट। तो इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजास्टर का मुकाबला तो कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। यस सर। और चौथा है ये मल्टी साइट हॉट साइट अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है, जैसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका ऑन प्रेमाइसेस का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या करो, क्लाउड के ऊपर काम करो, क्रिएट करो। अब यहाँ पे रूट 53 के थ्रू दोनों एक्टिव रखो, कुछ लोग कॉर्पोरेट डेटा सेंटर के थ्रू काम करेंगे, कुछ क्लाउड के सर्विसेज के थ्रू काम करेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया तो ऑन प्रीमाइसेस का रहेगा, और ऑन प्रीमाइसेस का डाउन हो गया तो क्लाउड के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगता है। क्या लगता है, दिस इज वेरी हाई कॉस्ट। लेकिन इसमें रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव बहुत, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट है, मतलब कम से कम रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा। अगर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर एट अ टाइम एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, फिर भी हमारा काम चलेगा, राइट।
फिर भी हमारा काम क्या चलेगा, चलेगा। ओके, तो दीज आर द 4 अप्रोचेस यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहला है बैकअप एंड रिस्टोर, दूसरा क्या है आपका पायलट लाइट। पायलट लाइट में मतलब आपकी कोर सर्विसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आप क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करो। दूसरा है वार्म स्टैंड बाय, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कॉपी क्लाउड के ऊपर क्रिएट करो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटा रखो। मतलब ऑन प्रीमाइसेस में अगर आपको 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो क्लाउड के थ्रू आपके एटलीस्ट 50 लोग काम करते आना चाहिए। और चौथा स्ट्रेटेजी है आपका लास्ट वन, मल्टी साइट। तो मल्टी साइट में क्या होता है, मल्टी साइट में आपका जैसे ऑन प्रीमाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसे ही आपका क्लाउड के ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, राइट। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है और इसका डेटा रिप्लिकेशन भी होता है। आया ध्यान में? यस सर। अब हॉट साइट के लिए ये भी कर सकते हो, आप इस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो कि भी आपका क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीजन में, दूसरा एक सेकेंडरी कॉपी वैसा ही दूसरे रीजन में क्रिएट करो। ये क्लाउड टू क्लाउड होता है। जैसे अभी तक हमने ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लाउड वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? संदीप, यस संदीप, कुछ डाउट है? संदीप मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? समझ में आ गया क्या? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आज हम लोग यहाँ पे यहीं पे रुकेंगे, है ना? यस सर। थोड़ा सा थ्योरी सेशन था लेकिन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि थ्योरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट वेन एवर वी आर गोइंग टू द इंटरव्यू। तो आप डिजास्टर रिकवरी क्रिएट करके थोड़ी बताओगे, वो तो आपको स्ट्रेटेजीज ही पूछेगा ना, या थ्योरी कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। एट दैट टाइम थ्योरी कॉन्सेप्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो किनेसिस भी पता होना चाहिए। ओके, डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजीज भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो हम लोग फुल फ्लेश तो माइग्रेशन कर नहीं सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा वर्कलोड माइग्रेट करके बता सकते हैं। जैसे कोई एक ऑन प्रीमाइसेस सर्वर क्रिएट किया, उस सर्वर को माइग्रेट करके हम लोग कहाँ पे डालो, AWS के ऊपर डालो। तो दैट वी कैन परफॉर्म, दैट वी विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन अभी जो हमने स्ट्रेटेजीज डिस्कस किया, दैट स्ट्रेटेजीज यू नीड टू नो वेरी वेल। यस सर। अशरफ, क्लियर? यस सर। बट सर, चलो फिर बोलिए ना। यस सर, सॉरी सर, बट सर आर्टिफिशियल डिजास्टर कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे सर अपन, वही मेरा डाउट था। आर्टिफिशियल क्या है, एक डाउन करो दूसरा चलता है कि नहीं देख लो, दैट इज व्हाट ओके सर। आर्टिफिशियल इज। यस नेचुरल सर। क्या, नेचुरल अपने आप होना चाहिए, आर्टिफिशियल आप क्रिएट करो। पहला यस सर। पहला बंद, ये किस लिए होता है, डिजास्टर रिकवरी टेस्ट करने के लिए। आपने जो डिजास्टर DR साइट क्रिएट किया है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, एक्चुअल अगर डिजास्टर होता है तो किस तरह का लॉस होना चाहिए, ये करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल डिजास्टर रिकवरी करते हैं, राइट। यस सर। यस सर, क्लियर। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका DR साइट अवेलेबल होना चाहिए, एंड थ्योरेटिकली वो दैट शुड बी वर्क प्रॉपरली विद इन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो उस हिसाब से अगर आप डाउन करो तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी देर में अप कर सकते हो, दैट यू कैन रन। मॉक यस ड्रिल सर। नहीं करते क्या हम लोग, मॉल में करते हैं, वॉर यस सिचुएशन यस हो तो मॉक ड्रिल किया जाता है, तो वैसे ही ये मॉक ड्रिल है आर्टिफिशियल डिजास्टर रिकवरी। यस सर। और किसी को कोई डाउट? लेकिन यस यू नीड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नहीं तो होता क्या है कि हमको एक छोटे से वर्ड के कारण वी डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल टॉपिक, राइट। यस सर। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस। चलो फिर
हैप्पी वीकेंड। Yes, sir. Happy weekend. थैंक यू। Bye, guys. Bye, sir. बाय।